गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है और मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। आज का ये जो वीडियो है यह हम अध्ययन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के जो वीडियो अभी तक आपने देखे हैं उसका ये 4th पार्ट है। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने चर्चा करी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। और क्लासिफिकेशन में हमने जो पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल्स भी उसके डिस्कस किए थे। उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था कि मोनोसेकेराइड्स क्या होती हैं, मोनोसेकेराइड्स की रासायनिक संरचना क्या होती है, मोनोसेकेराइड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या कौन सी मोनोसेकेराइड्स हैं जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं ग्लूकोज का और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, तो मैनोज। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये जो 3 मोनोसेकेराइड्स हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स हैं क्योंकि इनमें एल्डिहाइड एक्टिव ग्रुप पाया जाता है। और जो फ्रक्टोज होती है वह होती है कीटोन ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड्स की जो चक्रीय संरचनाएं हैं, हेमी एसिडस संरचनाएं, फ्यूरेन संरचना, पायरिनोज संरचना, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन पिछले वीडियो में किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डाइसेकेराइड्स में। तो डाइसेकेराइड्स जो होती हैं ये वे मोनोसेकेराइड्स हैं जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ने पर बनती हैं। तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जब ये जुड़ते हैं 2 मॉलिक्यूल तो डाइसेकेराइड्स बनती हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो ट्राइसेकेराइड, 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो टेट्रासेकेराइड्स। इसी तरह से जब मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं डाइसेकेराइड्स का। और डाइसेकेराइड्स में भी हमने अध्ययन कर लिया है माल्टोज का। माल्टोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। इसी तरह से लैक्टोज जो होता है जब 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। और उसी तरह से नेक्स्ट जो लास्ट डाइसेकेराइड है सुक्रोज, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले लैक्टोज को वापस हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं लैक्टोज की रासायनिक संरचना बताई गई है। तो जो लैक्टोज है ये इसमें एक रिंग गैलेक्टोज है और दूसरी रिंग ग्लूकोज है। तो कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज का और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का आपस में जुड़ेगा, तो बॉन्ड जो बनता है दैट इज β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है और उससे आपको क्या प्राप्त होता है, लैक्टोज। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल वाटर जो है वो इस प्रक्रिया में रिलीज हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकल जाता है। और इसी के ऑपोजिट यदि हम बात करते हैं कि अगर किसी डाइसेकेराइड्स को, ओलिगोसेकेराइड्स को या पॉलीसेकेराइड्स का ब्रेक डाउन किया जाए या हाइड्रोलिसिस किया जाए या जल अपघटन किया जाए, एक ही चीज है। तो जब जल अपघटन किया जाता है तो हर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की आवश्यकता होती है क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है। तो इस तरह से लैक्टोज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है यह सुक्रोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। अब जो ग्लूकोज होता है यह तो है एल्डिहाइड ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स और फ्रक्टोज जो होती है कीटोन ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स है। अब जब एल्डिहाइड ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स और कीटोन ग्रुप की मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं तो उससे जो डाइसेकेराइड बनती है उसमें जो अन्य डाइसेकेराइड्स हैं, जैसे हमने लैक्टोज पढ़ा था, माल्टोज पढ़ा था, उसके अलावा कुछ और विशेष प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है क्योंकि क्रियात्मक समूह बदल रहे हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं इसकी रासायनिक संरचना। तो अब ग्लूकोज का ये पायरिनोज रिंग
और फ्रक्टोज की फ्यूरेन रिंग। इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, कौन कौन से कार्बन अटैच हो रहे हैं। तो अब आप देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर जो एल्डिहाइड ग्रुप क्रियात्मक समूह था उसकी ऑक्सीजन, और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2, 1 नंबर का कार्बन यहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 में बॉन्डिंग हो रही है। तो ग्लूकोज का 1 नंबर का कार्बन और फ्रक्टोज का 2 नंबर का कार्बन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जो बॉन्डिंग हो रही है उसका जो नाम निकल कर आता है वो इस तरह से होता है। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म है। तो जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, बीटा 1 नंबर का कार्बन और 4 नंबर का कार्बन, ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं। तो बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो संरचना बनी है, यह संरचना हेवार्ड नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए इसको हेवार्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जितने भी हमने डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वही सब हेवार्ड संरचना के नाम से भी जानी जाती हैं। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता भी है कि डाइसैकेराइड्स की चक्रीय संरचनाओं का वर्णन कीजिए, डाइसैकेराइड्स की हेवार्ड संरचनाओं के बारे में लिखिए। तो वो जो संरचनाएं हैं वे यही संरचनाएं हैं और इन्हीं को हमें कॉपी में लिखना होता है। अब हम बात करते हैं कि यह जो संरचना से ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर जो सुक्रोज बना है उसमें क्या और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो अन्य डाइसैकेराइड से या अन्य मोनोसैकेराइड से थोड़ी अलग होती है। तो यह जो सुक्रोज होती है इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो शुगर कितनी तरह की होगी, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है ये वो शर्करा होती है जिसमें स्वतंत्र क्रियात्मक समूह उपस्थित है आगे रिएक्ट करने के लिए, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वे शुगर्स होती हैं जिसमें स्वतंत्र क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिक डिफरेंस ये है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों हम सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग बोल रहे हैं और क्यों हम लैक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। लैक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड जो है और ऑल मोनोसैकेराइड्स दे आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। तो वो क्यों रिड्यूसिंग शुगर है उसको हम यहाँ से समझते हैं कि लैक्टोज की जो संरचना है इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, फर्स्ट नंबर का कार्बन और 4th नंबर के कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अब फर्स्ट नंबर पर तो क्रियात्मक समूह उपस्थित था, उसने रिएक्शन करी 4th नंबर से, तो वो यूज हो गया। बट जो ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहाँ का एक्टिव ग्रुप जो क्रियात्मक समूह है वो अभी भी आगे रिएक्शन करने के लिए फ्री है। तो क्योंकि ये फ्री है इसलिए इसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ये आगे और रिएक्ट कर सकता है। बट सुक्रोज की कंडीशन में ग्लूकोज का 1 नंबर का कार्बन जिसका क्रियात्मक समूह उपस्थित था वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ ही साथ जो फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है वो है 2nd, क्योंकि फ्रक्टोज की अगर लीनियर स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें आप पाएंगे कि जो कीटोन ग्रुप होता है वो 2nd नंबर के कार्बन पे अटैच होता है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन और 2nd नंबर कार्बन दोनों क्रियात्मक समूह सुक्रोज को बनाने में यूज आ गए। अब यहाँ पर कोई अलग से क्रियात्मक समूह नहीं बचा है, तो क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह नहीं है इसलिए ये सुक्रोज और आगे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, क्योंकि और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, इस कारण इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। इसके अलावा शुगर में एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है कि शुगर जो होती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट के विलयन को एक ध्रुवण घूर्णित प्रकाश होता है, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट से अगर उसको गुजारा जाता है तो यह कुछ विलयन तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाइट को मोड़ देते हैं और कुछ विलयन राइट हैंड साइड पर मोड़ते हैं।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर डाइवर्ट करते हैं वो होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटिव, उनको बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटिव। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं उन्हें बोला जाता है लीवोरोटेटिव। तो जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज में ये प्रॉपर्टी होती है कि सुक्रोज जो है दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज दिखाता है। मतलब प्रकाशिक सक्रिय जो लाइट है उसकी दिशा बदलने की प्रक्रिया इस सुक्रोज में पाई जाती है। तो दिशा बदलने की जो प्रक्रिया है उसको तो बोला जाता है इन्वर्जन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इन्वर्जन क्या होता है, शुगर का इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन का मतलब है कि जब शर्करा द्वारा प्रकाशिक जो एक्टिव लाइट है, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट है, उसकी दिशा बदलने की जो प्रक्रिया है वो इन्वर्जन कहलाती है। और यह जो प्रॉपर्टी है यह सुक्रोज में पाई जाती है। सुक्रोज का अगर एक प्योर विलियन बनाया जाए तो वो तो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसमें सुक्रोज है वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसमें ये लाइट को और राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा। बट सुक्रोज का यदि जल अपघटन कर दिया जाता है और फिर उस विलियन में से ऑप्टिकली एक्टिव लाइट गुजारी जाती है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी शो करता है और लीवोरोटेटरी भी शो करता है। तो इस कारण दोनों ही तरह की वो प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतीक शर्करा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट जो आंसर्स होते हैं कि व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, प्रतीक शर्करा क्या होती है, या हम कह सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, या इन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो सबका जो आंसर है वो आंसर यही है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और इन्वर्ट शुगर बोथ आर द सुक्रोज। डाइसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज होती है और जो इन्वर्जन की क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करता है सुक्रोज, इसलिए इसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स का जो पार्ट है उसमें हमने सारी डाइसैकेराइड्स पढ़ ली हैं जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हम अभी बात करते हैं कि यह जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज के सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है। तो जितने भी मीठे फल खाए जाते हैं सब में सुक्रोज उपस्थित होता है। इसके अलावा चीनी जो आप कंज्यूम करते हैं जिसे सामान्य भाषा में शुगर कहा जाता है, वो प्योरली सुक्रोज होती है। और चीनी बनती किससे है, गन्ने के जूस से, शुगर कैन जूस से और चुकंदर से भी बनती है। तो शुगर कैन जूस में सुक्रोज पाया जाता है, चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है। तो इस प्रकार सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है बहुत इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स है और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ये शो करता है इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के कारण। तो सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ होता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो पोषण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं उनकी क्या संरचनाएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।